Hello, my dear viewers. Welcome to my channel English Time with me. Today, we are going to do a poem, An Evening Wet with Rain, which is written by Ved Paldeep in Dogri and translated into English by Shivnath. And the poem is prescribed in class 10th, J.K. Bose. And we are going to discuss the poetic devices in this poem. Okay, so let us discuss the poetic devices. Before discussing the poetic devices in this poem, I would like to explain a bit. थोड़ा सा इसको explain मैं करना चाहूँगा poem को. Okay, An Evening Wet with Rain by Ved Paldeep. Okay, so an evening wet with rain as I walk through the lane. Okay, poet इसमें कहता है and जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका टाइटल जो आप देख सकते हैं, टाइटल से आपको पता चलता है एन इवनिंग वेट विद रेन. एक किसी इवनिंग की बात हो रही विच इज वेट विद रेन. रेनी इवनिंग है एंड एवरीथिंग इज वेट. व्हाट इज इट ऑल अबाउट? एन इवनिंग वेट विद रेन एक इवनिंग है विच इज वेट विद रेन. सब कुछ गीला है. एवरीथिंग एवरीवेयर इज वेट. सब कुछ गीला है. एज आई वॉक थ्रू द लेन, जो ही मैं गली से जा रहा हूँ. द हार्ट beckons the hands to hold them with love. Okay, the heart beckons the hands to hold them with love. मेरा हार्ट चाहता है कि कोई मेरे साथ हो, कोई मेरा हाथ पकड़े, कोई मेरा हाथ थाम ले. Okay, longing for love. ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है. The mind, because the poet is all alone. The mind also knows subtle signals of the breeze. The mind also knows subtle signals of the breeze. There is an hint of a comfort. The mind knows, मेरा माइंड जानता है या रियलाइज किया है subtle signals of the breeze. कुछ जो ब्रीज, जो कुछ थोड़ी बहुत जो हवाएं आ रही हैं, ठीक है, जो इंसान को कंफर्ट सा देती हैं. और कहता है कि मेरा माइंड जो है, इट नोज द subtle signal of the breeze. I can feel, okay, the touch of the breeze. हवाओं का जो टच मैं महसूस कर सकता हूँ. At the same time, should I stand on the ground or waft with the wind? क्या मैं यहाँ रुकूं या waft, मूव करना. waft means मूव करना with the wind. या मैं जो हवाएं चल रही हैं इनके साथ कहीं चला जाऊं. एक किस्म का कंट्रास्ट है ये. ठीक है, should I stand on the ground, क्या मैं यहाँ रुकूं, या waft with the wind, या इस जो विंड के साथ, यानी कि एक किस्म का कंफर्ट, क्या मैं इस तरफ चला जाऊं. ओके, देन विंडोज, डोर्स, awnings of the house are wet. सब कुछ वेट है, चाहे विंडोज हो, डोर्स हो. awnings of the house, ठीक है, awnings of the house means सनलाइट के लिए या रेन के लिए जो आप एक फ्रेम सा अपने घर में बालकनी में थोड़ा सा आगे निकालते हैं, तो सनलाइट और रेन से बचने के लिए उसकी बात हो रही है. awnings means that. तो विंडोज, डोर्स, awnings जो घर के हैं सब वेट है, गीला है. cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. जो कूल ब्रीजेस चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, stir the leaves, डिस्टर्ब कर रही हैं लीव्स को. ठीक है, थोड़ा हिला रही हैं लीव्स को. of the yonder banyan tree. Yonder means over there, जो वहाँ पर बनियन ट्री है, इशारा करता है किसी बनियन ट्री की तरफ. तो उसके लीव्स को हिला रही है. ठीक है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर है. The collar of my coat is also wet with drops of rain. जो मेरा कोट है, इसका कॉलर जो है, it is also wet. ये भी गीला हो चुका है with drops of rain. बारिश के कतरों से. All around rains silence. हर जगह साइलेंस है, हर जगह सॉलिट्यूड है. Silence and solitude. Okay, हर जगह पर खामोशी है. Everything is silent, which means silence reigns everywhere means ना कोई शख्स दिखाई दे रहा है. Obviously जब कहीं पर इवनिंग में, सर्दियों में इवनिंग में रेन होती है, कोई भी बाहर रहना पसंद नहीं करता है. ना कोई शख्स दिखाई दे रहा है, ना कोई शॉप खुली हुई है, ना कोई और एक्टिविटी हो रही है. Everything, everywhere, all around reigns silence. हर जगह खामोशी है. Okay, then moving to the next page. My feet are cold with water seeping through my shoes. मेरे feet जो हैं, they're cold with water. उनमें भी even पानी जा चुका है मेरे shoes के अंदर. Seeping through my shoes. Seeping means वो जो oozing out, like आप कह सकते हो कि जब बारिश में जूतों के अंदर पानी चला जाता है, तो आपके शूज जो है वहाँ से पानी निकलने लगता है जब आप चलते हैं. तो उसके पाँव, उसके शूज में पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी. तो ऐसा एटमॉस्फेयर है. माई आईज आर हैवी विद स्लीप. मेरी आंखें जो है, हैवी विद स्लीप. व्हाट?
My eyes are heavy with sleep means I'm feeling sleepy. ठीक है. My head is heavy. बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल टायर्ड. ऐसा लगता है कि मैं आराम करना चाहता हूँ. और इज इट फीवर? या ये फीवर तो नहीं है. ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे फीवर है. ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर ये क्रिएट कर रहा है, एक सीन डिपिक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर डिपिक्ट कर रहा है कि कैसा मैं थका हुआ सा, हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ. वाई? द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी. ग्राउंड भी बहुत स्लिपरी है. देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड. कोई जगह नहीं है जहां पर मैं रेस्ट कर सकूं, जहां पर मैं बैठ सकूं. ठीक है, तो इतना इस किस्म का एनवायरनमेंट, इस किस्म का एटमॉस्फेयर है. द माइंड इज एग्जॉस्टेड. मेरा माइंड, मेरा दिमाग जवाब दे चुका है. इट इज नॉट वर्किंग. इट लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. और ये चाहता है कि कहीं पर जाना, कोई स्पॉट देख रहा है कि कहीं मैं रेस्ट करूं. ये सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं जब हम पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं. इसके बाद मैं पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या कहता है. लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू. लॉस ऑफ होप, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है पोएट के पास. इट हैज़ डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू. तो इस जो नाउम्मीदी जो है उसने मेरी ज़िंदगी की शाम जो है, मेरी ज़िंदगी की लाइफ, मेरी लाइफ को जो है उसको भी क्या किया है, डार्कन किया है. जिस तरह से इवनिंग जो है अंधेरा शुरू होता है, इसी तरह से इस लॉस ऑफ होप ने, नाउम्मीदी ने मेरी जिंदगी में भी अंधेरा लाया हुआ है. एंड क्लर्ड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास. जो क्लर्ड्स मेरे माइंड में गैदर कर रहे हैं, क्लर्ड्स मींस द प्रॉब्लम्स. ठीक है, द ट्रबल्स व्हिच आर इन माय माइंड, द सैडनेस व्हिच इज इन माय माइंड, इट शेड टीयर्स एज दे पास. ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि क्लर्ड्स टीयर्स क्या नाम है, वो भी सॉरोफुल है. ठीक है, माय सैडनेस, इट इज increasing moment after moment. ठीक है, तो मेरा mind which is full of sadness, which is full of problems, so it is shedding tears as they pass. ठीक है, जो ही ये clouds जो हैं, ये problems, ये troubles, ये sadness मेरे जहन से गुजर रही हैं, so shedding tears, आंसू बहाते हुए. The evening of troubles, my companion is also depressed. ये जो evening of troubles है, troubles को यहाँ पर अपना कंपेनियन ये कहता है. ठीक है, एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है यहाँ पर, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में. इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, ये जो ट्रबल्स हैं ये मेरे एक साथी के तौर पर मेरे साथ हैं. तो कहना चाहता है कि मेरा साथी कोई भी नहीं है सिवाय मेरी मुसीबतों के, सिवाय मेरी डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स के. इज ऑल्सो डिप्रेस्ड एंड टेक्स मी अलॉन्ग. ठीक है, ये खुद भी परेशान है. मेरा कंपेनियन जो मेरी ट्रबल्स हैं ये खुद भी परेशान है. होल्डिंग मी बाय द आर्म, मुझे पकड़े हुए हैं आर्म से और मुझे छोड़ नहीं रही है. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. ठीक है, कि मेरी ट्रबल्स, मेरी परेशानियां मुझको छोड़ नहीं रही हैं. इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड. फिर वो याद करता है अपना बचपना. ठीक है, एक नॉस्टैल्जिक हो रहा है. आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड, मैं अपने घर के लॉन में, कोर्टयार्ड में. ठीक है, मुझे याद है मैं अकेला बैठा हुआ था. एंड वेव्स ऑफ एयर ब्रॉट द साउंड ऑफ सिम्बल्स. और जो वेव्स ऑफ एयर जो हैं, हवाएं जो हैं, हवाएं जो हैं, दे ब्रॉट द सिंबल ऑफ साउंड ऑफ सिम्बल्स. सिम्बल्स में इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजता है. तो मुझे याद है कि उन हवाओं ने मुझे याद दिलाई वो जो साउंड ऑफ सिम्बल्स जो उन हवाओं से वो आती थी मेरे कानों में. तो एक किस्म का सॉलेस, एक किस्म का कंफर्ट उससे मिलता था मुझे. वी रिग्रेट दैट द डे इज गॉन बाय डोंट रिटर्न. हमें अफसोस होता है जो टाइम चला जाता है, वक्त गुजरता है, वो दोबारा वापस नहीं आता है. सो ही रिग्रेट्स. ठीक है, वो अपना कहता है कि चाइल्डहुड डेज अब वापस नहीं आ सकते. हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास्ट एंड गॉन. तो किस तरह से, हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास्ट एंड गॉन, हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं जो वक्त गुजर चुका होता है. द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट. ये शाम जो है रात में ढलने वाली है. स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज अ स्काईज फीट टच द ग्राउंड. बड़े आराम से, बड़े स्लोली, जैसे स्काईज फीट टच द ग्राउंड, जैसे आसमान ऐसा लगता है कि आसमान के पाँव ग्राउंड से छूते हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. शैडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक. शैडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक. एक पॉन्ड जैसा जहाँ पानी है, वो जो डार्क टैंक है, वहाँ पर क्या है, जब नाइट होती है, डार्कनेस, अंधेरा हर कहीं होता है, तो शैडोज ऑफ ट्रीज, अगर कहीं शैडोज दिखाई देते हैं पॉन्ड में, वो भी क्या है, दे रेस्ट इन द डार्क टैंक, वो भी नहीं दिखाई दे रही. ठीक है, तो एवरीवेयर इज डार्कनेस, वो ये कहना चाहता है. एज सम पासिंग क्लर्ड कास्ट अ शैडो ओवर हिल्स. जैसे पहाड़ों के ऊपर से कोई क्लर्ड्स बादल चलते हैं, दे कास्ट शैडो, वो डार्कनेस क्रिएट करते हैं उन हिल्स पर. इसी तरह से क्या है, डार्कनेस जो है हर जगह पर आप देख सकते हो, चाहे वो
वो इवनिंग हो एंड इवनिंग वेट विद रेन, या पोएट की लाइफ हो. सो द डार्कनेस इज एवरीवेयर. देयर इज एक्टिविटी इन द हाउसेज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स. तो एक्टिविटी कोई चल रही है, ठीक है, वो फिर नजर दौड़ाता है कि हाउसेज में जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी चल रही है. वाई? क्योंकि बल्ब्स जो हैं लाइट्स ऑन है, तो वो देख सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, लोगों की एक्टिविटीज. दे आर हैप्पी इन देयर होम्स एंड ऑल दैट. मूनलाइट laughs holding the hem of the moon. मूनलाइट जो है, मूनलाइट laughs, मूनलाइट जो है वो है उस रात में. और कहा यहाँ पर मूनलाइट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? laughs, जैसे हंस रही है. होल्डिंग द hem of the moon. hem of the moon मीन्स मून जो है उस जो क्रेसेंट शेप होता है, स्माइलिंग शेप इसकी होती है. hem मीन्स जो किसी कपड़े पर के बॉर्डर पर हम कोई चीज लगाते हैं, ठीक है, तो उसको फोल्ड करके लगाते हैं. hem is that particular thing. moonlight laughs holding the hem of the moon. बहुत ज़बरदस्त इमेजरी यहाँ पर यूज हुई है, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में. तो मूनलाइट जो है, इट इज़ लाफिंग होल्डिंग द हेम ऑफ द मून. ऐसा लग रहा है कि इस मून को पकड़े हुए, जैसे आप अपने कपड़े के दामन को या कपड़े के किसी बॉर्डर को फोल्ड करके पकड़ लेते हैं, ठीक है. ऐसा लगता है कि मूनलाइट भी मूनलाइट लॉफ जो है उसने मून को इसी तरह से पकड़ा हुआ. वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन, तो वो क्वेश्चन करता है. वेयर इज़ द हरी, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे. मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है? वेयर इज़ द हरी, मैं कहाँ, मुझे किस चीज़ की जल्दी है, ठीक है. मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प इन अ वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी. लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प, ये जो अर्दन लैम्प है, जो दीप है, जो दिया है मिट्टी का बना हुआ, इसकी लाइट जो, इसकी रोशनी जो है, इन अ वे साइड मॉडेस्ट इन, एक इन जो है, एक छोटा सा होटल, गाँव में स्पेशली होते हैं ये, जो वे साइड में जो मॉडेस्ट इन, एक छोटा सा, मॉडेस्ट मीन छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं, अवेट्स मी, यही मेरा इंतजार कर रहा है. कौन? जो अर्दन लाइट लैम्प की लाइट, तो छोटा मोटा दिया कहीं पर जल रहा है किसी मॉडेस्ट इन में, किसी होटल में, वे साइड, किसी रास्ते के किनारे, वही मेरा इंतजार कर रहा है. तो मैं इन एक्टिविटीज़ में कहाँ देख रहा हूँ, ठीक है. ये मेरी डेस्टिनेशन तो है नहीं, मेरे पास कोई घर तो है नहीं, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह तो है नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ठीक है. बस मेरे पास क्या है? वही लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प. एक सिंबल है, सिंबलिज्म यूज हुआ है. तो दिस वाज अ बिट, एक छोटी मोटी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी. जब हम पोएटिक डिवाइसेस की अब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पोएम क्या है क्या नहीं. सो पोएटिक डिवाइसेस, हियर वी गो. एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, ठीक है. इस पोएम का थीम अगर हम डिस्कस करेंगे कि थीम क्या है इस पोएम में, सो द थीम इज द loneliness and despair of the poet. Aging, ठीक है, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अपनी loneliness को शो कर रहा है, अपनी मायूसी को शो कर रहा है, लॉस ऑफ होप को शो कर रहा है. एजिंग, कि किस तरह से मैं उस स्टेज पर पहुँच चुका हूँ जहाँ क्या नाम है, जिससे आगे जो है डेथ है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है. सो डिस्पेयर, लॉस ऑफ होप, ये इसका थीम है. loneliness and despair of the poet, ये इसका थीम है. So it was the theme of the poem. Then मूविंग टू नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, एलिट्रेशन, जो पोएटिक डिवाइस, एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई, एलिट्रेशन. सो एलिट्रेशन मैंने डिस्कस किया है. एलिट्रेशन मीन्स व्हेन अ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव और नेबरिंग वर्ड्स. जब साथ साथ में कोई वर्ड्स एक लाइन में होते हैं और वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. और एक स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है. जो थीम होता है, उस थीम को एम्फेसाइज करने के लिए, उस लॉनलीनेस, एजिंग, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस ऑफ होप, उसको हाईलाइट करता है, ठीक है. तो जो भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई है इस पोएम में, तो वो इसी थीम को हाईलाइट करता है, इसी थीम को एम्फेसाइज करता है, उसी पर फोकस करता है. ओके, इट कंट्रीब्यूट्स टू द पोएम, इट कंट्रीब्यूट्स टू द थीम ऑफ द पोएम. So all these figures of speech contribute to the loneliness, aging, despair, disappointment, and all these things. Okay, so alliteration, कहाँ पर आप alliteration देखेंगे? आप यहाँ देख सकते हैं wet with, दोनों वर्ड्स जो हैं क्या नाम है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, wet with. Then in the third line, beckons the hands to hold, hands, ठीक है. यहाँ पर hands साउंड से शुरू होता है, hold भी साउंड से शुरू होता है, तो सेम साउंड से शुरू होते हैं ये दो वर्ड्स, hands to hold. Another example of alliteration. Then in this line, subtle signals, दोनों वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, तो another example of alliteration is here. Then in this line, waft with, waft means move करना, with wind, waft with wind, ये waft with
wind. ये 3 वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं. देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे द कॉलर ऑफ माई कोट, आप ये देख सकते हैं द कॉलर ऑफ माई कोट. कॉलर एंड कोट साथ साथ में वर्ड्स एंड सेम क साउंड से शुरू होते हैं. कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद. वेट विद अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. यहाँ पर भी W से दोनों वर्ड्स शुरू होते हैं एंड सेम साउंड देता है, वाउल साउंड, व साउंड देता है, वेट विद. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, here you can see, आप यहाँ देख सकते हैं my feet are cold with water. with water another example of alliteration, with water. दोनों वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं. देन आप यहाँ पर आए, some spot looks for some spot. some spot दोनों जो हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं. यहाँ पर भी alliteration है इन वर्ड्स में. देन loss of hope has, उतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं है ये एलिट्रेशन का, बट स्टिल अगर आप कहना चाहें कि ये एलिट्रेशन है, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं पॉइंट आउट. होप हैज, ठीक है, दोनों कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं. देन मूविंग हियर, यहाँ इस स्टेंजा में साउंड ऑफ सिंबल्स, यूजुअली इसको एलिट्रेशन नहीं कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हैं. यहाँ पर एस है, यहाँ पर सी है, but the sound is similar. The sound is sound of symbols. तो कह सकते हैं आप कि यहाँ पर भी sound and symbol same consonant sound से शुरू होते हैं. Consonant letters different है but sound similar है. Another example of alliteration. Then here slowly softly, slowly softly, ठीक है, just as the sky, slowly softly, यहाँ पर भी slowly softly, और आगे अगर आप चलेंगे sky भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुए हैं, तो यहाँ पर भी एग्जांपल है एलिट्रेशन की. एंड देन एज सम पासिंग क्लर्ड कास्ट्स, क्लर्ड कास्ट्स, ठीक है, क्लर्ड कास्ट्स, दोनों वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है. देन हियर विल सी मूनलाइट लाफ्स होल्डिंग द हिम ऑफ द मून. होल्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो होल्डिंग द हिम, होल्डिंग हिम, दोनों वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं. तो ये एग्जांपल सी एलिट्रेशन की. सो इट वाज एलिट्रेशन. ओके, देन मूविंग, एलिट्रेशन के साथ साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इट इज़ एनाफोरा. एनाफोरा, एनाफोरा आप कहते मैंने कहा कि एनाफोरा इज रेपिटेशन. जब दो लाइंस इसी पोएम में, दो सक्सेसिव लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस जो हैं सेम वर्ड से या फ्रेज से शुरू होती हैं. दो लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले इस स्टेंजा में जो ये लाइंस हैं लास्ट टू, द हार्ट बेकन्स द माइंड, तो यहाँ पर भी ये लाइन द से शुरू होती है, नेक्स्ट लाइन भी द से शुरू होती है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा, ये आप कह सकते हैं. और हमारे पास एनाफोरा की एग्जांपल है इस स्टेंजा में, माई फीट, ये लाइन माई से शुरू होती है, नेक्स्ट लाइन भी माई से शुरू होती है, ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ एनाफोरा. और उसके बाद ये वाली लाइंस, द ग्राउंड, द माइंड, यहाँ पर भी द से शुरू हुआ है, यहाँ से भी द से शुरू हुआ है. तो फोकस, एम्फसाइज करने के लिए किसी चीज को, यहाँ पर ये कहता है माई फीट, मेरे फीट, माई आईज, मेरी आंखें, ठीक है. तो एम्फसाइज करता है अपना पॉइंट एनाफोरा से. एनाफोरा का फंक्शन ही यही होता है कि अपना पॉइंट जो है उसको एम्फसाइज करता है, ठीक है. सो दिस वाज व्हाट एनाफोरा. तो यहाँ पर एनाफोरा की एग्जांपल्स ये कुछ थी. तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इट इज मूड ऑफ द पोएम. द मूड ऑफ द पोएम इज वेरी मेलनकलिक, वेरी सॉरोफुल, ठीक है, बहुत मेलनकलिक है, ठीक है. द पोएट इज वेरी सैड एंड ही इज very sad. Many words here represent, or many words symbolize the sadness, the despair, the loss of hope of the poet. So mood जो है, you can say the mood is very melancholy. Okay. Then the next one is imagery. अगर आप imagery की बात करें इस poem में, imagery मैंने डिस्कस किया है कि जब पोएट ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कि वो उस लैंग्वेज से आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है, ठीक है. Any language used by the poet which appeals to any of the 5 senses of the readers, ठीक है, उसको जब अपील करती है, that is imagery. तो यहाँ visual imagery throughout poem है.
throughout poem. An evening wet with rain. आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है एक इवनिंग की, शाम की, wet with rain, बारिश हुई है, and everywhere is rain and everything is wet. As I walk through the lane, ठीक है, वो लेन से गुजरता हुआ है, इसकी पिक्चर भी बनती है, तो इसमें भी विजुअल इमेजरी है. The heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. The mind also knows subtle signals of the breeze. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इमेजरी है, बट विजुअल नहीं. यहाँ पर आप कह सकते हैं the imagery of touch, ठीक है, ओके, इमेजरी है क्योंकि वो टच कर रहा है ब्रीज को, ब्रीज का टच फील कर रहा है, तो यहाँ पर भी इस चीज की इमेजरी है, सेंस ऑफ टच को ये अपील कर रहा है, ठीक है. शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वैफ्ट विद द विंड, इमेजरी, इसमें भी विजुअल इमेजरी है, एक मेंटल पिक्चर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज, डोर्स, आर्निंग्स ऑफ द हाउस आर वेट, ये सारी पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होती है, तो विजुअल इमेजरी यूज हुई है, ठीक है. आपके माइंड में विंडोज, डोर्स एंड आर्निंग्स की पिक्चर बनती है, ठीक है. देन cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree, एक banyan tree की इमेज आपके माइंड में बनती है, ठीक है. उसके leaves which are being stirred, ठीक है, cool breezes जो हवाओं से वो हिल रहे हैं, तो एक मेंटल पिक्चर बन रही है, आपके माइंड में एक पिक्चर बन रहा है, सो विजुअल इमेजरी यूज हुई है. द कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन, कॉलर ऑफ माई कोट एक विजुअल इमेजरी है. आप विजुअल, यू कैन हैव द विजुअल ऑफ द कॉलर ऑफ योर कोट वेट विद रेन, ठीक है. यहाँ पर भी इमेजरी यूज हुई है, ठीक है. थ्रू आउट पोएम आप देखेंगे इमेजरी की एग्जाम्पल. माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, शूज, फीट, वाटर, एक गीले शूज जो पहने हुए हैं उसकी एक इमेजरी, ठीक है, आपके माइंड में क्रिएट होती है. माई देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज व्हाट, आप देख सकते हैं द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, ठीक है, आप देख सकते हैं विजुअल इमेजरी है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू कैन से कोर्टयार्ड, ठीक है. आई स्टूड अलोन इन माय कोर्टयार्ड, एक इमेज आपके माइंड में आती है, कोई बैठा हुआ है कोर्टयार्ड में. एंड देन साउंड ऑफ सिंबल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑडिटरी इमेजरी. साउंड ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजता है, किसी चीज से टकराता है, तो ये आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को अपील करता है, तो इसमें ऑडिटरी इमेजरी इसके लिए टर्म यूज होती है. सो इट इज व्हाट, ऑडिटरी इमेजरी यहाँ पर यूज हुई है, ओके. देन आप कह सकते हो कि स्काईज फीट टच द ग्राउंड, स्काईज फीट, स्काई के पाँव नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा है कि डार्कनेस इतनी थी कि स्काई एंड ग्राउंड ऐसा लगता है कि मिले हुए हैं, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट है. तो स्काईज फीट इज व्हाट, अनदर एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी. शैडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक, डार्क टैंक की पिक्चर आपके पास आती है, टैंक की, वाटर टैंक की. शैडोज ऑफ ट्रीज की पिक्चर आपके माइंड में आती है, तो विजुअल इमेजरी यहाँ पर भी है. क्लाउड कास्ट अ शैडो ओवर हिल्स, पहाड़ों के ऊपर से जब क्लाउड्स चलते हैं तो एक डार्कनेस क्रिएट करते हैं, तो वो इमेजरी आपके, वो इमेज आपके माइंड में आती है और एक पिक्चर बनती है, विजुअल इमेजरी है. सो एक्टिविटी इन द हाउस इज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स, आपके माइंड में जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है हाउसेस की जहाँ पर बल्ब्स जल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है. मूनलाइट लाफ्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून, बहुत खूबसूरत इमेजरी है. मूनलाइट की इमेजरी, होल्डिंग द हेम ऑफ द मून, ऐसा लगता है कि मून जो है क्रेसेंट फॉर्म में है और कोई उसको थामे हुए है, ठीक है. सो वो इमेजरी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी यूज हुई है. लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प, अर्दन लैम्प एक इमेज आपके माइंड में बनती है अर्दन लैम्प की विद लाइट, ठीक है. मॉडेस्ट इन, वे साइड मॉडेस्ट इन, आपके माइंड में ऐसा लगता है कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और रास्ते में कोई छोटा सा होटल है, ठीक है. तो ये इमेजरी है, ठीक है. ये सब एग्जाम्पल्स थी इमेजरी की. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, इट इज व्हाट, सिंबलिज्म, ठीक है. सिंबलिज्म, सिंबलिज्म एंड मेटाफर में साथ साथ में डिस्कस करना चाहूँगा. अगर हम सिंबल यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि सिंबलिज्म जब कोई ऑब्जेक्ट किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, जब कोई भी वर्ड किसी आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन अ वर्ड स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, दैट इज सिंबलिज्म, ठीक है. जैसे मैं कहता हूँ कि रोज, इट इज अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है. व्हाइट कलर, इट इज अ सिंबल ऑफ पीस, ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट किसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, दिस इज सिंबलिज्म. तो इवनिंग, इस पोएम में इवनिंग जो है, इट सिंबलाइजेस द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ. पोएट जो है, शायर जो है, उसकी जिंदगी की शाम को रिप्रेजेंट करता है, दिस इवनिंग. दिस रिप्रेजेंट्स द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ, व्हिच इज
dark and hopeless, which is dark and hopeless, which is dark and hopeless, which is dark and hopeless. So that is what symbolism. तो इवनिंग को सिंबलाइज करता है. देन एंड इवनिंग ऑल्सो सिंबलाइजेस सैडनेस, आप ये भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास अर्दन लैम्प है. अर्दन लैम्प जो यहाँ पर यूज हुआ है, अर्दन लैम्प, इट सिंबलाइजेस, आप कह सकते हैं, होप एंड कंफर्ट. ठीक है, थोड़ी बहुत होप या थोड़ा बहुत कंफर्ट अगर इसको कहीं मिल सकता है. द लाइट ऑफ अर्दन लैम्प, धीमी सी लाइट इसकी होती है, सो इट कैन रिप्रेजेंट कंफर्ट. एक चीज ये रिप्रेजेंट करता है. एंड अनदर थिंग व्हिच इट रिप्रेजेंट्स, क्या, लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प इन अ वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी. ये पूरी लाइन क्या नाम है, रिप्रेजेंट करती है पोएट की लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, अर्दन लैम्प फ्लिकर करता है. ठीक है, अर्दन लैम्प आप देख सकते हो कि किस तरह से वो जलता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बुझने वाला है. ठीक है, और पोएट को भी ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है. ठीक है, दिस अर्दन लैम्प रिप्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ द पोएट, which like this earthen lamp, जो earthen lamp की तरह कभी भी बुझ सकता है. ये भी आप कह सकते हैं कि इसमें है सिंबल. रेन, इस पोएम में जो रेन यूज हुआ है, एंड इवनिंग वेट विद रेन, ये रेन जो है इट सिंबलाइजेस व्हाट, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, उस चीज को सिंबलाइज करता है. देन स्लिपरी ग्राउंड, स्लिपरी ग्राउंड यहाँ पर यूज हुआ है. इट इज यूज हियर, द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी. आप कह सकते हैं दिस स्लिपरी ग्राउंड इट सिंबलाइजेस हिज ओन स्ट्रगल्स. उसकी स्ट्रगल, जहां भी कहता है द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, ग्राउंड जब बहुत स्लिपरी है, मैं ठहर नहीं पा रहा हूं, मैं गिर रहा हूं. ठीक है, इट इज व्हाट, द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी. जो स्लिपरी ग्राउंड है, ये सिंबलाइज करता है पोएट की स्ट्रगल्स को, जिन स्ट्रगल्स की वजह से, स्ट्रगल की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ही इज नॉट एबल टू स्टैंड. ठीक है, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड. ये कहता है ना आगे, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड, कहीं पर मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं. तो दिस स्लिपरी ग्राउंड रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम्स, द ट्रबल्स इन द लाइफ ऑफ पोएट. ओके, देन इट वाज ऑल अबाउट सिंबलिज्म. तो इसके साथ साथ में अगर हम मेटाफर डिस्कस करेंगे, रेनी इवनिंग, अगर आप कहते हैं रेनी इवनिंग, दिस रेनी इवनिंग इज व्हाट, इट इज कंपेयर्ड विद द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ. रेनी इवनिंग इज कंपेयर्ड विद द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ. और मेटाफर कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन को बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. ठीक है, तो रेनी इवनिंग को एंड इवनिंग वेट विद रेन, इट इज व्हाट, इट इज द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ, उसके साथ कंपेयर किया गया है. देन द सेकंड थिंग, आपको ये कह सकते हो कि जो फ्लिकरिंग लाइट है, ठीक है, लास्ट स्टैंजा में जो यूज हुआ है फ्लिकरिंग लाइट, फ्लिकरिंग लाइट यूज हुई है एज अ मेटाफर फॉर व्हाट, इट इज कंपेयर्ड विद द पोएट्स लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ. मैंने पहले ही कहा कि अर्दन लैम्प किस तरह से फ्लिकर करता है, इसी तरह से लाइफ जो है पोएट की फ्लिकर कर रही है, यानी कि लास्ट स्टेज में ये कभी भी बुझ सकती है, लाइक दिस अर्दन लैम्प. तो एक कह सकते हो कि मेटाफर ये भी है. देन द क्लाउड्स गैदरिंग इन माइंड, ये जो यूज हुआ है, क्लाउड्स गैदरिंग इन माइंड एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन माइंड, ये क्या यूज हुआ है, ये जो क्लाउड्स हैं व्हिच आर इन द माइंड ऑफ द पोएट कंपेयर टू हिज सैडनेस, उसकी सैडनेस, उसकी ट्रबल्स से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी मेटाफर है, क्लाउड्स आर कंपेयर्ड विद द सफरिंग्स, विद द सैडनेस, विद द ट्रबल्स ऑफ द पोएट. ठीक, देन अनदर एग्जांपल ऑफ द लैप ऑफ नाइट, द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट. ठीक है, द लैप ऑफ नाइट इज व्हाट, यहाँ पर भी कंपेयर, सॉरी, मेटाफर यूज हुआ है. दिस नाइट इज कंपेयर्ड टू, यू कैन से, अ नर्चरिंग फिगर. ठीक है, नाउ वेयर देयर इज सेफ्टी एंड कंफर्ट, जहाँ सेफ्टी है, जहाँ कंफर्ट है, लैप ऑफ नाइट, यहाँ नाइट को कहता है ना, द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप, इवनिंग दाखिल होने वाली है रात में, व्हिच मींस जो दिस इवनिंग, इवनिंग मैंने कहा कि इवनिंग इज व्हाट, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पोएट. ठीक है, उसकी ट्रबल्स, they are going to sleep in the lap of night. ठीक है, तो नाइट जो है इट्स सिंबलाइज करती है थोड़ा कंफर्ट. ठीक है, थोड़ा रेस्ट, उस चीज को ये सिंबलाइज करता है. तो नाइट को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कैसे, द लैप ऑफ नाइट, नाइट हैज बीन कंपेयर्ड विद अ नर्चरिंग फिगर, विद अ नर्स लाइक फिगर. ठीक है, वेयर देयर इज सेफ्टी. ओके, तो ये मेटाफर्स कुछ यूज हुए हैं.
Okay, so it was all about metaphors. Then moving to the next one, हम कह सकते हैं enjambment. हम डिस्कस करेंगे जरा enjambment. मैंने डिस्कस किया है कि enjambment क्या होता है. जब एक लाइन का मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होता है जब तक ना आप उसके बाद वाली लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है. और इसमें पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह कम यूज हुए होते हैं, तो आप देख सकते हो. एन इवनिंग वेट विद रेन, मीनिंग क्लियर नहीं है. एज आई वॉक थ्रू द लेन, मीनिंग क्लियर नहीं है. द हार्ट beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? यहाँ पर ये पंक्चुएशन मार्क यहाँ आता है, ठीक है. तो यहाँ पर पूरा स्टेंजा पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुछ आपके माइंड में आता है कि ये क्या कहना चाहता है. एन इवनिंग वेट विद रेन, मैं गली से गुजर रहा हूँ, सोचता हूँ कोई हाथ मेरा थामे. क्यों ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या नाम है, समझ में नहीं आता कि मैं रुकूं या चला जाऊं. इतनी प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो एक थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, इस पूरे पोएम में. Windows, doors, awning the house are wet, cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि इसमें यूज हुआ है enjambment. थॉट प्रोसेस जो वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक लाइन में कोई थॉट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है. तो आप कह सकते हो कि इसकी भी एग्जांपल है enjambment की. और enjambment मैंने एक्सप्लेन किया है, इस पर अलहदा वीडियो भी मेरी है, सेपरेट वीडियो है, फिगर्स ऑफ स्पीच enjambment. और कह सकते हो कि enjambment इज थ्रू आउट द पोएम, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज personification. personification मैंने कहा है कि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर पोएट जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज देता है. ऐसे डिस्क्राइब करते हैं इन चीज़ों को जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यूज हुई है clouds shed tears, clouds shed tears, clouds gathering in the mind shed tears. वो clouds जो हैं प्रॉब्लम्स, वो क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं. तो क्लर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया है लाइक शेडिंग टीयर्स. तो आंसू बहाना इंसान का काम है, ठीक है, ये इंसान करता है. लेकिन यहाँ पर क्लर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया है शेडिंग टीयर्स, कि आंसू बहा रहा है. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्लर्ड्स जो हैं दे आर पर्सोनिफाइड. ये इतनी लाइंस आपने लिखी है, क्लर्ड्स आर पर्सोनिफाइड बिकॉज दे हैव बीन शोन शेडिंग टीयर्स, ठीक है. तो एक आप ये कह सकते हो क्लर्ड्स का. द नेक्स्ट वन इज, यहीं पर आपको मिलेगा स्काईज फीट. यहाँ पर बताया गया है स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज स्काईज फीट टच द ग्राउंड. जैसे स्काई के फीट जो हैं ग्राउंड को टच कर रहे हैं, स्काईज फीट टच द ग्राउंड, ठीक है. स्काई आसमान के फीट पाँव नहीं होते हैं, ये इंसानों के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं पाँव. लेकिन यहाँ पर स्काई को डिस्क्राइब किया गया है एज हैविंग फीट टच द ग्राउंड. इट मीन्स जब रात को अंधेरा होता है और आपको ऐसा लगता है कि स्काई, और जब दिन होता है, दिन को आपको पहाड़ भी दिखते हैं, आसमान भी दिखता है, प्लेन्स भी दिखते हैं, आसमान भी दिखता है, आपको घर दिखते हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं और आसमान भी दिखता है. लेकिन जो ही रात होती है, हर कहीं सन्नाटा होता है, डार्कनेस रीन्स एवरीवेयर, हर कहीं अंधेरा होता है, ऐसा लगता है कि आसमान और जमीन मिल चुके हैं. तो ऐसा ही उसी चीज को डिस्क्राइब करता है एज स्काईज फीट टच द ग्राउंड. तो स्काई को यहाँ पर एज डिस्क्राइब किया गया है लाइक अ ह्यूमन बीइंग because it is described like having feet. So sky has been personified here. Then the next example of personification is moonlight laughs. Moonlight laughs holding the hem of the moon. Moonlight laughs. हंसता कौन है? इंसान हंसता है. लेकिन यहाँ पर moonlight को डिस्क्राइब किया गया है हंसता हुआ, moon को डिस्क्राइब किया गया है हंसता हुआ, ठीक है. holding the hem, किसी चीज को पकड़ना, एक लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग किसी चीज को पकड़ सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर मूनलाइट जो है इसको भी एज पर्सोनिफिकेशन यूज किया हुआ है. मूनलाइट हैज बीन पर्सोनिफाइड. ओके, यहाँ पर यूज हुआ है द माइंड इज एग्जॉस्टेड. द माइंड इज एग्जॉस्टेड. द माइंड इज एग्जॉस्टेड लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. माइंड जो है इट इज एग्जॉस्टेड, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा माइंड जो है बिल्कुल इस सोच से थक गया है जब मैं सोचता हूँ अपनी होपलेसनेस के बारे में, ठीक है. द माइंड इज एग्जॉस्टेड, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है. इट लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट, और देख रहा है कि कोई स्पॉट मुझे मिल जाए रेस्ट के लिए. तो यहाँ पर माइंड को डिस्क्राइब किया गया है ऐसे जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो जो कोई आराम के लिए कोई जगह देखता है, ठीक है, या कोई एनिमल कोई जगह देखता है आराम करने के लिए, ठीक है. द माइंड हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर. आप कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है. ओके, देन देयर इज ट्रबल्स को जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है. ट्रबल्स को यहाँ डिस्कस किया गया है पोएम में. ट्रबल्स आर लाइक एज कंपेनियंस. ट्रबल्स को कंपेनियन के तौर पर वो
क्या नाम है, डिस्क्राइब करता है, तो जहाँ पर जिसका मीनिंग क्या बनता है कि लाइक जो है इवनिंग ऑफ ट्रबल्स माय कंपेनियन। तो ट्रबल्स को एज कंपेनियन, इंसान का कंपेनियन इंसान हो सकता है, कोई लिविंग बीइंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उस इवनिंग ऑफ ट्रबल्स को कैसे कंपेयर किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है एज माय कंपेनियन, मेरा साथी, ठीक है। टेक्स मी अलोंग, ये ट्रबल जो है, ये इवनिंग जो है, इट टेक्स मी अलोंग, मुझे अपने साथ लिए हुए, होल्डिंग माई मी बाय आर्म, मुझे आर्म से पकड़ा हुआ है और मुझे चला रहा है, कौन, मेरी ट्रबल्स, मेरा साथ नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा ट्रबल्स, मेरी ट्रबल्स जो है मुझे जीने नहीं दे रही है, ठीक है, मेरे साथ साथ है, ठीक है, मेरे साथ साथ, मेरे पास कोई और कोई भी नहीं है सिवाय मेरी ट्रबल्स के। तो ट्रबल्स को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर, ट्रबल्स हैव बीन पर्सोनिफाइड हियर। एक और एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन की, तो जो इवनिंग, एंड इवनिंग व्हिच इज प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट, इवनिंग को डिस्क्राइब किया गया है, गो टू स्लीप, रेडी टू स्लीप, ये सोने जा रही है नाइट की गोद में, ठीक है। तो इवनिंग को भी पर्सोनिफाई किया गया है, नाइट को भी पर्सोनिफाई किया गया है। लैप, गोद इंसान की होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट को डिस्क्राइब किया गया है एज ह्यूमन बीइंग, इवनिंग को डिस्क्राइब किया गया है एज ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ये सोने जा रही है, ठीक है। तो विच मीन्स एन इवनिंग इज गोइंग टू एंटर इनटू द नाइट, ठीक है, एक नाइट में, एक रात में घुसने जा रही है, एंटर होने जा रही है। तो पर्सोनिफाई, इसको एज पर्सोनिफिकेशन इसको यूज किया गया है। देन द नाइन्थ वन इज कंट्रास्ट, तो एक कंट्रास्ट है इस पोएम में, आप देख सकते हैं कंट्रास्ट क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है, और सडनली ही मूव्स टू हिज चाइल्डहुड, ठीक है, which was full of memory, which was full of happiness. तो contrast है between the sadness of his life, between the later stage of his life and the childhood. Later stage में क्या है, only sadness, and childhood में क्या है, there is only happiness, which can uh, uh, which cannot those days cannot return. तो एक contrast भी इसने यूज किया है। Then रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पर यूज किया, मैंने डिस्कस किया आपके साथ रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जो आंसर के लिए नहीं पूछा जाता है, बल्कि किस चीज के लिए, किसी अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए। जहां पर ये वो कहता है कि जहां पर ऊपर देखता है ना, एक्टिविटी हाउसेज में बल्ब चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, लेकिन सडनली वो कहता है वेयर इज माई डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल वो तो नहीं है, मेरी मंजिल कहाँ है, वेयर इज द हरी, मैं मुझे किस चीज की जल्दी है। यानी वो कहना चाहता है कि मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, मुझे मेरी डेस्टिनेशन कहीं नहीं है, ठीक है, कहाँ, लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प इन अ वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी, ये जो अर्दन लैम्प है वो मेरा इंतजार कर रहा है, ठीक है, एक थोड़ी सी होप आप कह सकते हो कि यहाँ पर है, कहीं पर मेरा इंतजार कर, या द लास्ट स्टेज ऑफ आई एम मूविंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो मुझे किसी चीज की जरूरत, जो आंसर के लिए पोएट नहीं पूछता है, बल्कि किस चीज के लिए पूछता है, just emphasize his point. So rhetorical question था, and at last the poem is written in free verse. इसमें free verse use किया है, कहीं पर भी आपको rhyme scheme नहीं दिखेगी. The poem is written without rhyme scheme. It is written in free verse. It was all about the poetic devices in this poem. Thank you.